नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां आज की क्लास में हम सब्जेक्ट कोड BPAG 174 और सब्जेक्ट का नाम है सतत विकास के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है सतत विकास के प्रमुख घटक। तो यदि आपने मेरे चैप्टर 1 की वीडियो अभी नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि चैप्टर 2 को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो सतत विकास के प्रमुख घटक हैं क्या? आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिना हम सतत विकास की कल्पना नहीं कर सकते? इस चैप्टर में हमें यही पढ़ाया जाएगा। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है। यदि आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो प्रस्तावना ना पढ़ें चल जाएगा। चैप्टर की शुरुआत होती है सतत विकास के घटक से। तो सतत विकास के जब हम घटक की बात करते हैं तो सतत विकास के घटकों को इसके 3 पिलर के रूप में भी माना जाता है, और ये 3 घटक हैं सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। यानी कि सतत विकास का सामाजिक घटक, सतत विकास का आर्थिक घटक, सतत विकास का पर्यावरणीय घटक। इसके अंतर्गत हम इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि लोग, निवास और उनकी इकोनॉमी के बीच में क्या संबंध है, कि लोग रह रहे हैं तो कहाँ रह रहे हैं, वो किस अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कौन सी गतिविधियां कर रहे हैं, क्या वो गतिविधियां इफ़ेक्टिव हैं, वो गतिविधियां पर्यावरण को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, वो गतिविधियां समाज को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, वो गतिविधियां व्यक्ति को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। एज वी नो वेरी वेल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेबल हैं। किस पर? इकोलॉजी पर, इन्वायरमेंट पर, नेचर पर। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट हमें मिट्टी दे रहा है, भोजन दे रहा है, पानी दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। अगर ये तत्व ना हो तो हम जीवन में कैसे जिएंगे, इसके लिए हमें भी खुद नहीं पता। अगर एक स्वस्थ जीवमंडल नहीं होगा तो पूरी दुनिया में अशांति फैलेगी, पूरी दुनिया में गरीबी फैलेगी, पूरी दुनिया में बीमारियां होंगी। सामाजिक भलाई के लिए और आर्थिक कल्याण के लिए हमें सतत पर ही आश्रित होना होगा। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा भी था कि सततता का अर्थ क्या है, कि आज की पीढ़ियाँ ही विकास करें, आने वाली पीढ़ियाँ ही विकास करें, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ ही विकास करें, और लगातार विकास की ये क्रम बिना टूटे हुए चलता रहे। ऐसे में बात ये आती है सतत विकास के जो 3 स्तंभ हैं, सतत विकास का सामाजिक स्तंभ, सतत विकास का आर्थिक स्तंभ, सतत विकास का पर्यावरणीय स्तंभ। जब हम इसको मजबूत करने की बात करते हैं इन तीनों स्तंभों को, तो भी हमें 4 क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से होंगे? वो 4 क्षेत्र ये होंगे। सबसे पहले हमें समाज और आर्थिक दिशाओं पर ध्यान देना होगा, जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। हमें गरीबी से लड़ना होगा, क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ क्या है? गरीबी। क्योंकि गरीबी है तो अशिक्षा है, अशिक्षा है तो व्यक्ति इन पर्यावरणीय मूल्यों का महत्व कभी समझ ही नहीं सकता। हमें शहरी नियोजन को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि शहरों में जो अनियोजित अर्थव्यवस्था पनप रही है, इसने कहीं ना कहीं पूरे पूरे समाज को, पूरे पूरे पर्यावरण को, पूरे पूरे विश्व को दूषित किया है। हमें संसाधनों के संरक्षण की ओर ध्यान देना होगा, तभी हम सामाजिक और सतत विकास के प्रमुख घटकों को मजबूत कर पाएंगे। हमें महासागरों में जो जलीय जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करनी होगी, हमें वनों की कटाई का विरोध करना होगा। इसके अलावा इसके लिए हमें स्थानीय सरकार, NGO और महिलाओं के प्रमुख संगठनों को मजबूत करना होगा, और पर्यावरण की दृष्टि से ऐसी तकनीकों का निर्माण करना होगा जो पर्यावरण के लिए लाभदायक हों। तो ये वे क्षेत्र हैं जिन पर काम करके हम सतत विकास के जो घटक हैं, सामाजिक घटक, आर्थिक घटक और पर्यावरणीय घटक, इसको मजबूत कर सकते हैं। आगे चैप्टर में हम बात करेंगे सतत विकास के सामाजिक घटक की। तो देखिए, सतत विकास के जब हम सामाजिक घटक की बात करते हैं तो हम समाज को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, सोसाइटी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। अब बात आती है सोसाइटी में हम ऐसा क्या क्या करें जो हमारी सोसाइटी मजबूत हो। तो देखिए, सोसाइटी किससे बन रही है? व्यक्तियों से बन रही है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन अगर गुणवत्तापूर्ण होगा तो अपने आप सोसाइटी भी हमारी क्या होगी? गुणवत्तापूर्ण होगी। अगर व्यक्ति का जीवन ही क्वालिटी वाला नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी भी कैसी होगी? निम्न स्तर की होगी। तो कोई सोसाइटी उच्च स्तर की, कोई निम्न स्तर की, ऐसा क्यों? इस असमानता को समाप्त करना होगा, और इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो इस पैराग्राफ में ये लिखा है, जब हम सामाजिक घटक की बात करते हैं तो इसमें हम समाज को और मनुष्य को शामिल करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि इस समाज की सबसे छोटी इकाई कौन है? व्यक्ति है। व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से मिलकर समाज बनता है, समाज से मिलकर राज्य बनता है, राज्य से मिलकर देश बन रहा है, देश से मिलकर विश्व बन रहा है।
यानी कि सबसे छोटी इकाई तो मनुष्य ही है जो सारी चीज़ों का निर्माण कर रही है। ऐसे में मनुष्य का कल्याण करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो सामाजिक घटक का उद्देश्य यही है कि सामाजिक और सांस्कृतिक सजगता का निर्माण करे और लोगों में जो अलगाव जैसी समस्या हैं, लोगों के अंदर जो हीन भावना वाली समस्या है कि हर एक बंदा कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर पता है क्या है, अपने काम के बारे में उसे जानकारी नहीं है, समझ ही नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने काम को, अपनी नौकरी को पता है कैसे समझ रहा है, निराशावादी। उसे लग रहा है मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, दूसरे की नौकरी अच्छी है, मेरा काम अच्छा नहीं है, दूसरे का काम अच्छा है। ऐसा अज्ञानता के कारण है, क्योंकि इस समाज को समाज बनाए रखने के लिए ये विविधताएं जरूरी हैं। हर एक व्यक्ति का अलग अलग काम करना जरूरी है। कोविड-19 जैसी समस्याएं, स्वाइन फ्लू, जीका वायरस और इबोला जैसी महामारियों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति का जीवन क्षणभंगुर है, क्षण भर के लिए है, कभी भी समाप्त हो सकता है। तो इन समस्याओं से भी बचाना है। समाज में समानता स्थापित करनी है, समाज में स्वास्थ्य स्थापित करना है, समुदाय का विकास करना है, मानव के अधिकारों की बात करनी है, समाज की जिम्मेदारी की बात करनी है, श्रमिकों के अधिकारों की बात करनी है। जब हम ये सारी समस्याओं से पार पा लेंगे तब हम कहेंगे कि हमारे समाज का सतत विकास हो रहा है। जब हम सामाजिक सतत विकास की दिशाओं, आयाम, डायमेंशंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि समाज के अंतर्गत लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? इसके लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बताया है कि लोगों को सस्ते घर मिले, यानी कि आवास मिले। देखिए हमारी बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, शुद्ध पीने का पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं तो हमारा जीवन क्वालिटेटिव है रहा है, क्योंकि बिना घर के, बिना भोजन के और बिना मकान के हम अपना जीवन सर्वाइव नहीं कर सकते। शुद्ध पीने के पानी के बिना हम जीवन सर्वाइव नहीं कर सकते, और शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर 4 चांद लगा देते हैं। तो ऐसे में ये 6 की 6 चीज़ें हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ये व्यक्ति के जीवन को लंबा बनाती है और अच्छा जीवन जीने का अधिकार देती है। अंततः ये एक दूसरे से जोड़ती है। तो इसलिए जीवन की गुणवत्ता अगर हमें बनाए रखनी है तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले व्यक्तिगत जो भिन्नताएँ हैं, इन भिन्नताओं को हमें ध्यान रखना होगा, और जो इसमें असमानताएँ हैं उन असमानताओं को ख़त्म करना होगा। जैसे हर व्यक्ति की अपनी भिन्नताएँ हैं, कोई किसी उम्र का है, कोई किसी उम्र का है, कोई किसी जेंडर का है, कोई किसी जेंडर का है। हो सकता है किसी के अंदर कोई बीमारी हो सकता है कोई दिव्यांग हो। लेकिन ये जो भिन्नताएं हैं इसके आधार पर हमें असमानता नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नताएं व्यक्ति को एक दूसरे से अलग बनाती हैं और यही उसकी विशेषता है। ऐसे में उसे अपनी अपनी क्वालिटी को पहचान कर समाज में अपना योगदान देना चाहिए। दूसरा, पर्यावरणीय विविधता। हर एक व्यक्ति किससे प्रभावित है? नेचर से। ठंड के मौसम में ठंड, गर्मी के मौसम में गर्मी। ऐसे में पर्यावरण इस हिसाब से रहना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि लगातार एक ही जैसा मौसम चलता रहे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन चल रहा है, लगातार गर्मी बढ़ती ही जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना सतत विकास का सामाजिक आयाम अधूरा रह जाएगा। सामाजिक जलवायु वर्ड किया गया है यूज़ यहाँ पर। सामाजिक जलवायु का मतलब पता है क्या है? सामाजिक जलवायु का मतलब है हमारा समाज ऐसा हो जिसमें अपराध ना हो, जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें शिक्षा की सुविधाएं हों, जिसमें एक दूसरे के बीच में संबंध हो, लोक सुविधाएं हो, सामाजिक पूंजी हो, जीवन की गुणवत्ता हो। तब हम कहेंगे समाज की जलवायु अच्छी है, समाज में हवाएं अच्छी बह रही हैं। यहाँ पर हवाओं का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे हवाओं का मतलब है शिक्षा। यहाँ हवाओं का मतलब है एक दूसरे के प्रति हम किलसे ना। आज जो हिंसा का नंगा नाच चल रहा है ऐसा ना हो। आगे रिलेशनशिप एस्पेक्ट की बात की गई है, संबंध परक पहलू की बात करी गई है। इसमें सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक संस्कृति के मानदंडों पर आधारित होती है कि लोगों का व्यवहार कैसा है, लोगों का स्वाभिमान कैसा है। और नेक्स्ट वन, हम आय की समानता की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो समाज को सतत विकास की तरफ आगे बढ़ाती हैं। ये सारी चीज़ें होंगी तभी समाज निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी विकास करता जाएगा, वरना समाज का विकास वहीं के वहीं रुक जाएगा। अब ऐसे में बात ये आती है कि हम इस सामाजिक विकास को कैसे बढ़ावा दें, क्योंकि आज बड़े पैमाने पर जीवन की गुणवत्ता से ज़्यादा सैनिक खर्चे पर बढ़ोतरी कर रहा है देश। अपने बजट का एक बहुत बड़ा भाग आज हम सेना पर खर्च कर रहे हैं, जबकि वो बहुत बड़ा भाग हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? इसके लिए सरकारों को समानता बनानी चाहिए और विविधताओं का सम्मान करना चाहिए। अब समानता के लिए क्या करे सरकार? आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी असमानता है जिसने सारी असमानताओं को जन्म दिया है, और वो असमानता है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का अर्थ ये है कि समाज के कुछ वर्गों के पास ही सारी संपत्ति है, जबकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग संपत्तिहीन है।
ये जो आय की असमानता है, इसने ही सभी समस्याओं को जन्म दिया है। विश्व में कुछ देश तो बहुत विकसित हैं और बहुत सारे देश अल्पविकसित हैं। ऐसे में यूएनओ में जो मीटिंग्स हुई, लगातार सम्मेलन हुए, उसमें यह निर्णय लिया गया कि विकसित देश अपनी आय का कुछ भाग इन अल्पविकसित देशों पर खर्च करेंगे ताकि पूरे विश्व में जो असमानता है उसे समाप्त किया जा सके। लेकिन वास्तव में अगर ये देश अपनी आय का कुछ % खर्च कर दें तो ही इस असमानता को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा, ये नहीं पता, या ये कागजी ज्ञान रह जाता है। जब हम विविधता की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि अगर हमें विविधता बनाए रखनी है तो शिक्षित करना होगा समाज को, रोज़गार देना होगा, और समाज में जो विविधताएं हैं, जो असमानताएं हैं, उन समाप्त करने के लिए लगातार सरकारी ठोस नीतियां बनानी होगी और उन नीतियों को लागू भी करना होगा। इसके साथ ही साथ समाज में एक तालमेल बना के रखना होगा, सामंजस्य स्थापित करना होगा। एक समाज में जब तक सामाजिक तालमेल स्थापित नहीं कर सकते, समाज में लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर सकते, सभी लोगों को लाभ प्राप्त करने के लिए लोक संस्थाओं की स्थापना जब तक हम नहीं कर सकते, तब तक हम सामाजिक विकास की बात नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ हमें लोकतंत्र पर और शासन पर, यानी कि डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र ही व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता का सूचक होता है, और जब तक व्यक्ति की सच्ची रूप से स्वतंत्र नहीं होगा तब तक सामाजिक विकास भी नहीं हो सकता। तो प्रोफेसर अमृत सेन ने व्यक्ति की ज़रूरतों के बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, और उन्होंने कहा है कि इस बात को नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ से जो चैप्टर में क्वेश्चन अब तक बना है वो ये बना है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, सतत विकास के सामाजिक आयाम पर चर्चा कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे सतत विकास के आर्थिक घटक की और सतत विकास के पर्यावरणीय घटक की। आई होप सो वीडियो आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो कमेंट करके हमें लगातार बताते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।